हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो है आपके पास अध्याय 2, बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो बहुपद, हाँ, अगर आप थोड़ा सा आइडिया इसके शब्द से ही लगा दें कि बहु और पद, तो चलो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक को रिकैप करने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पे इस टॉपिक पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने बीज गणित पढ़ा था, पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हम, फिफ्थ क्लास से, कि बीज गणित होता क्या है, जहाँ पे अंकों के साथ अक्षरों का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे कि आपने प्राइमरी में सीखा था कि 4 को ऐड कर दो तो कितना मिला आपको, तो आप लिख देते थे कि 8 को मिला आपको। तो इस तरह के यहाँ पे ये अंक है और ये आपके पास अक्षर है। तो फिर आगे थोड़ा सा आप सिक्स्थ क्लास में आए तो हमने बात करी कि 4 ए में 4 ए जोड़ दो। अब को की जगह हमने क्या लिख दिया, अल्फाबेट लगा दिए। तो ये कितना हो गया आपके पास, 8 ए हो गया। तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूं 4 ए की, तो यहाँ पे जो ये गिनती वाली संख्या यानी कि जो अंक है इसको अचर कहा जाता है। ये आपको पता है ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये आपके पास चर है, यानी कि जो ए है ये आपके पास चर है और 4 क्या है, अचर है। तो ये इसको बोला जाता है वेरिएबल, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है और ये कांस्टेंट होता है आपके पास। तो इसकी वैल्यू आपके पास फिक्स रहती है, परंतु वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वेरी करती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल इस ए की जगह आप कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 0 1 2 3, इस तरह की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है आपके पास। फिर हमने थोड़ी सी और बात करी थी, फिर हमने बात करी कि आपके पास एक है 4 a + 5। तो हमने ये वाली बात करी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है व्यंजक, व्यंजक कहा जाता है। और व्यंजक के अंदर क्या होंगे, आपके पास पद होंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, ये आपके पास पद है। यहाँ पे कितने पद है, 2 पद है। और व्यंजक के अंदर क्या होंगे, पद होंगे। परंतु अगर किसी भी व्यंजक को आप, किसी भी व्यंजक को, मान लो ये व्यंजक है आपके पास, किसी और अचर के साथ रख दो या कोई भी आपके पास शून्य के बराबर रख दो, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, ये एक समीकरण बन जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप एक समीकरण। तो समीकरण में आपके पास पद होंगे इसमें भी, और कितने पद होंगे वो डिपेंड करेगा उस व्यंजक के अंदर जो पद देख के। परंतु आपने यहाँ ध्यान देना है, जो आपके पास अचर पद है या चर पद है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और व्यंजक लिखता हूं, 4x + 6। तो यहाँ पे ये व्यंजक है आपके पास। तो यहाँ पे आपको ये जो चर पद दिख रहा है एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, चर है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स क्या है यहाँ पे आपके पास, चर है। तो यहाँ पे चर के ऊपर कोई घात दिख रही है आपको, तो यहाँ कोई भी घात नहीं है। तो इसका मतलब इसके ऊपर, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात होगी। तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि इस फॉर्म में होगा, 4x⁻1 + 6। या फिर आपके पास दूसरा समीकरण है 4x² + 8x + 2। ये एक, ये आपके पास एक दूसरा व्यंजक है। और यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा है कि जो चर की अधिकतम घात है, यहाँ पे चर कितना है आपके पास, चर क्या है यहाँ पे चर आपके पास x है। और ये चर है और इसकी घात कितनी है आपके पास, 2 है। तो आपके पास ऐसा व्यंजक जिसमें घात क्या हो, जिसमें घात आपके पास एक पूर्ण संख्या हो, या पूर्ण संख्या माने तो, पूर्ण संख्या क्या होती है आपके पास, पूर्ण संख्या होगी आपके पास 0 1 2 3, यानी कि सारी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए घात। तो ऐसे पूर्णांक, ऐसे व्यंजक को आप क्या बोलेंगे, ऐसे व्यंजक को आप बोलेंगे बहुपद। तो चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। 4x + 6
तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप? बहुपद बोलेंगे। क्यों बोलेंगे यहाँ पे इसको बहुपद? क्योंकि बहुपद के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें जो चर की घात है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए आपके पास? आपके पास जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जो घात है, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो समझने का प्रयास करें आप। मैंने क्या बात बोली? आपके पास कोई भी व्यंजक हो आपके पास, उसमें जो चर होगा उसकी अधिकतम घात आपके पास, हाँ, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और घात जो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ना ही बटे में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या समझ गए आप लोग कि पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा कोई भी घात नहीं होनी चाहिए, ना बटे में होनी चाहिए, ना ही आपके पास ऋणात्मक होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई बहुपद की। तो आपको समझ आया होगा कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो और घात ऋणात्मक और बटे में नहीं होनी चाहिए। चलो ये बात होगी। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपके पास 4x+6 वाला एक व्यंजक ले लो और इसके अंदर मैंने बताया था व्यंजक के अंदर पद होंगे। तो आपके पास इसमें कितने पद है? एक पद ये वाला हो गया और दूसरा पद ये वाला हो गया। तो इसमें कितने पद है आपके पास? दो पद है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? द्विपद बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा? द्विपद। जिसमें दो पद होंगे उसको द्विपद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला है 4x² + 8x + 8। तो पदों के हिसाब से हम बात करेंगे अभी। तो कितने पद हुए इसमें? 1, 2 और 3। तो इसको क्या बोलेंगे आप? त्रिपद। परंतु एक मैं कुछ और लिखता हूं, जैसे 4x। तो इसमें कितने पद है? सिर्फ एक पद है। तो इसको क्या कहा जाएगा? एक पदी या एक पद। एक पदी या एक पद कहा जाएगा। परंतु आपको एक चीज माइंड में आ रही होगी कि बहुपद। तो बहुपद जैसे कि नाम से चल रहा है, बहुत और पद, जिसमें बहुत सारे पद हो। बहु का मतलब बहुत अधिक, पद मतलब पद जिसमें बहुत सारे पद हो। परंतु यहाँ पे इस बात पे आपने ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो जिसमें एक पद होगा उसको भी बहुपद कहा जाता है। और ये थोड़ा सा इससे जो नाम है इससे थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुपद में क्या आपके पास एक पदी भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है और त्रिपद भी हो सकता है। तो चलो थोड़ा सा अब हमने ये पदों की बात करी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम घात की बात करेंगे। हम घात के आधार पर बात करेंगे। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद की बात करेंगे हम कि अगर घात एक हो या शून्य हो या दो हो तो उसको क्या क्या नाम दिए गए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एक है 100, दूसरा एग्जाम्पल मैं साथ साथ लिख देता हूं 4x+5, और तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास 4x² + 8x+4। ये है। एक आपके पास और ले लेता हूं मैं उदाहरण। ये आपके पास 4x³ + 6x, 4x³ + 6x² + 6x+9। ये आपके पास मैंने दो तीन उदाहरण ले लिए। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पे पहले उदाहरण की। ये 100। तो ये 100 क्या है आपके पास? ये अचर है। ये अचर है। तो यहाँ पे चर तो है ही नहीं। यहाँ पे x y z या p q r कुछ भी नहीं लगा है।
तो आपने एक 8th क्लास में सीखा था घातांक के नियम में x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि सम रेज टू पावर इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी संख्या की घात अगर आपके पास शून्य हो तो वो किसके बराबर आता है, आपके पास 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पे चर तो है ही नहीं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे कोई भी एक चर लगा के उसकी घात शून्य लिख दूं, तो इसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे x रेज टू पावर 0 का मतलब 1 होता है और 100 1 से गुणा होके 100 ही आएगा। तो जहां पे आपके पास चर पद नहीं होगा तो मान लेना कि वहां पे उस चर की घात क्या है, आपके पास शून्य है, और ऐसे बहुपद को क्या बोला जाएगा, शून्य बहुपद। क्या बोला जाएगा ऐसे बहुपद को, शून्य बहुपद। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। जहां पे आपके पास सिर्फ अचर होगा उस बहुपद, उसको भी हम बहुपद कंसीडर करेंगे और उसको नाम देंगे हम शून्य बहुपद। चलो दूसरे एग्जांपल पे स्विच करते, 4x+5। अगर यहाँ पे आप चर पद को देखो, इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है, तो मान लिया मैंने कि इसके ऊपर घात क्या है, 1 है। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, आपके पास जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 हो, उसको क्या बोलेंगे आप, रैखिक बहुपद। और शून्य बहुपद में चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होती है शून्य बहुपद में, शून्य शून्य हो। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे मूव करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल पे जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है आपके पास 4x² प्लस 8x प्लस 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो चर है उसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसको बोला जाता है द्विघाती, द्विघाती बहुपद। तो ये क्या है, आपके पास द्विघाती बहुपद है। तो क्या होती है द्विघाती बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो, 2 हो। और किस रूप में होता है ये इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो a अचर लगा है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए आपके पास। तो चौथे एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। चौथा एग्जाम्पल है आपके पास 4x³ प्लस 6x² 6x² प्लस 6x प्लस 9। तो ये इसमें आपको दिख रहा होगा कि अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, त्रिघाती बहुपद। ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो इसमें क्या होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी उसको क्या बोलेंगे आप, त्रिघाती बहुपद। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। कोई समस्या अगर आपको लगती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब हम थोड़ा सा आगे और मूव करेंगे। अब हम बात करेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुपद है, मैं यहां लिख देता हूं 4x³ प्लस 4x की घात 4 प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 16। तो ये आपके पास कौन सा बहुपद है, ये 4 घाती बहुपद है ये। और कितने पद है, 1 2 3 4 5, और
पंचपदी है ये आपके पास। तो बहुपद का मानक रूप क्या होगा? जब आप इस बहुपद को चर के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? बहुपद का मानक रूप। बोलने का मतलब है कि सबसे पहले आपने वो वाला पद लिखना है जिसमें चर की अधिकतम घात हो। तो यानी कि आपके पास ये क्या रहेगा? ये रहेगा 4x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 16। तो ये क्या हुआ आपके पास? मानक रूप हुआ। ये कौन सा रूप हुआ? बहुपद का मानक रूप हुआ। क्योंकि इसमें देखो पहले चर की अधिकतम घात 4 थी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो ये क्या, इस फॉर्म में जब आप लिखोगे तो इसको क्या कहा जाता है? बहुपद का मानक रूप। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यक। हम बात करेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या चीज है? क्या है ये बहुपद का शून्यक? आप 10th क्लास में सीखोगे। एक जो मूल निकालने वाला है आपके पास, मूल और शून्यक आपके पास एक ही बात है। मैं एक यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखता हूं, बहुपद लिखता हूं, 4x प्लस 4x माइनस 5। तो मैंने ये x वाला कोई एक पॉलिनोमियल लिखा उदाहरण के लिए। तो आपने यहाँ पे ये बताना है मुझे कि इसमें हम x की जगह क्या रखें कि ये पूरा जो समीकरण है, या थोड़ा सा इजी कर देते इसको, थोड़ा सा इजी कर देते हैं, x प्लस 5, ताकि आपको समझ आ जाए। x प्लस 5। अब मैं इस x की जगह क्या रखूं कि मेरे पास ये जो सारा पॉलिनोमियल है वो शून्य हो जाए। तो ऑब्वियस है +5 है, इधर को x की जगह क्या रखूं मैं? -5 अगर रखता हूं, -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपके पास? अगर मैं x की जगह क्या रखूं? -5 रखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? शून्य हो जाएगा। तो ये इस तरह सॉल्व हुआ। ये तो ये -5 जो मैंने यहां रखा, ये क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी कि ऐसा अंक जो उस पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, वो कहलाता है उस बहुपद का शून्यक। अब इसको निकालते कैसे आपको समझना है कि इस शून्य को निकालते कैसे। जो ये शून्यक ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है? जो व्यंजक दिया होगा उसको आपने शून्य के बराबर रखना है। व्यंजक को शून्य के बराबर रखा, ये +5 पार को चला जाएगा तो -5। यानी कि आपके पास -5 जो है इस व्यंजक का क्या है? यानी कि इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। और शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वो अंक होते हैं जो किसी भी बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। अब हमें पता करना है कि किस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो हम पहले बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे, अगले पेज पे कर देता हूं मैं ये, बहुपद के शून्यक। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। तो अगर मैं रैखिक बहुपद की बात करूं, रैखिक बहुपद, तो आपको पता है कि रैखिक बहुपद में आपके पास घात 1 होती है। तो शून्यक कितने होंगे इसमें? शून्यक होंगे इसमें एक शून्यक होगा इसका। आपके पास द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, तो उसमें कितने शून्यक होंगे आपके पास? उसमें आपके पास शून्यक होंगे 2। आपके पास त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, तो उसमें शून्यक कितने होंगे आपके पास? वहां पे शून्यक होंगे आपके पास 3 होंगे। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारे बची है वो है आपके पास शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो शून्य बहुपद है उसमें घात तो शून्य होती है, तो इसके कितने शून्य होने चाहिए? तो शून्य होने चाहिए इसके शून्य। परंतु यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि इसका शून्य शून्य भी हो सकता है और आपके पास 1 भी हो सकता है। तो आपके पास शून्य बहुपद जो है
उसके शून्य का आपके पास कितने होंगे, या शून्य भी हो सकता है या फिर एक भी हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है अपने नोटबुक पे नोट करनी है और बार बार अभ्यास जरूर करना है आपने। जितना अभ्यास करोगे उतना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। आगे है आपके पास एक प्रमेय पढ़ेंगे हम, वो है आपके पास गुणनखंड प्रमेय, इंपॉर्टेंट है। यदि पी एक्स घात जिसमें क्या है n, या तो आप ये n क्या है, घात है आपके पास, या तो बड़ी है या बराबर है एक वाला एक बहुपद हो, और a कोई वास्तविक संख्या हो। a क्या है आपके पास, कोई वास्तविक संख्या, और जो घात है वो क्या है आपके पास, या बड़ी है या बराबर है एक के। तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए 0 आ जाता है। तो x माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि पी ए 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो पी एक्स बराबर है एक्स माइनस 5 है। अभी हमने बात करी थी कि एक्स माइनस 5 है। जो पीछे था एक पॉलिनोमियल, ये एक्स का कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, बहुपद है। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास इस x की जगह जो रखेंगे वो इसका शून्य होगा, क्योंकि वो इसको 0 कर देगा। तो ये इसका एक गुणनखंड होगा यदि आपके पास ये 0 हो जाए। यानी कि आपके पास अगर x माइनस 5 इसका गुणनखंड होगा यदि ये पूरा 0 हो जाए, तो मैं ये शून्य निकालने के लिए क्या करूंगा, x जो ये व्यंजक दिया इसको 0 के बराबर रखूंगा। तो x बराबर है 5। तो यहाँ पे p x की जगह 5 रखा आपने, तो 5 माइनस 5 तो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया शून्य। तो यानी कि P5 जो है वो क्या हो गया आपके पास, शून्य आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 5 इस बहुपद का क्या है, का एक गुणनखंड है। ये एक इसका गुणनखंड है। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा आपको। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। दूसरा पॉइंट पी ए इज इक्वल टू 0। ए क्या है आपके पास, कोई भी संख्या हो सकती है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा और बात करेंगे। दूसरा है आपके पास, मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अगर मैं इस द्विघाती बहुपद की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपके पास दो गुणनखंड होंगे, x प्लस 4 और x प्लस 4 होंगे इसके गुणनखंड। वो निकालना सीखेंगे हम, परंतु अभी आपने इतना ही ध्यान रखना है कि x प्लस 4 और x प्लस 4 इसके क्या है आपके पास, गुणनखंड है। तो ये बोल रहा है कि ये तभी होंगे गुणनखंड यदि ये इसको, इस समीकरण को क्या कर दे, यानी कि इस बहुपद को क्या कर दे, इसको मैं पी एक्स की फॉर्म में लिख देता हूं। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये जो दो गुणनखंड आए आपके पास, ये इसका इसके गुणनखंड तभी होंगे जब ये इसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो इसको एक गुणनखंड को मैं 0 के बराबर रख देता हूं। तो ये आएगा आपके पास -4। अब हम देखते हैं कि -4 पुट करने से क्या ये पूरा बहुपद शून्य हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ रख देता हूँ -4 बराबर है -4 का वर्ग प्लस 8 गुणा -4 प्लस 16। तो कितना आया ये, जब ऋणात्मक संख्या की घात एक सम संख्या होती है तो माइनस हम कंसीडर करते नहीं है। 4 की घात 2 का मतलब हुआ 16, और प्लस माइनस माइनस 8 चका 32 प्लस 16। तो प्लस प्लस वाले इकट्ठे कर दो, 16 प्लस 16 माइनस 32। तो कितना हुआ आपके पास, 32 माइनस 32। तो कितना आया ये, शून्य आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x प्लस 4 जो है वो किसका गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है।
तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये थी आपके पास गुणनखंड प्रमेय। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे सर्व समीकरणों की। कुछ सर्व समीकरण, बीजीय सर्व समीकरण जो आपने पिछली क्लास 8th क्लास में भी सीखी है, परंतु थोड़ा सा एक दो और सर्व समीकरण है जो और ऐड करेंगे हम, बीजीय सर्व समीकरण। इनको आपने अच्छे से नोट करना है और बार बार लिख के याद करना है। तो पहला तो है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी सर्व समीकरण मैं लिख रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कॉमन सी सर्व समीकरण है जो आपने पिछली क्लास में सीखी है। आगे है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, जो किसके बराबर होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी सर्व समीकरण है आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी, जो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब पांचवी सर्व समीकरण पे मूव करेंगे। पांचवी सर्व समीकरण क्या है आपके पास, पांचवी सर्व समीकरण रहेगी आपके पास, हाँ ये वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर छठी सर्व समीकरण है आपके पास, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या रहेगा आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आपके पास सातवीं सर्व समीकरण है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या रहेगा आपके पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको पता होगा। थोड़ा सा और मूव करेंगे आठवीं सर्व समीकरण पे। आठवीं सर्व समीकरण है आपके पास, आठवीं सर्व समीकरण आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपके पास ये 8 सर्व समीकरण होगी। इसके अलावा भी आपने 2-3 सर्व समीकरण है आपके पास जो याद करनी है आपने। तो हम बात करेंगे पहले 9वीं सर्व समीकरण की। 9वीं सर्व समीकरण क्या है आपके पास, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इंपॉर्टेंट है, बार बार लिख के याद करना है आपने। फिर 10वीं सर्व समीकरण ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये जो आपके पास 10 सर्व समीकरण है, बहुत अच्छे से याद करनी है आपने। पहले बार बार लिख के देखना है आपने, फिर याद करना है अच्छे से, क्योंकि जो सारा प्रश्नावली है, सारा अध्याय है, इन कंसेप्ट पे आधारित है और एमसीक्यू में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझना है कि आपके पास बहुपद क्या होता है, पहले तो उसी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। वो हम प्रश्नावली में भी सीखेंगे। और फिर आपके पास घात के आधार पर रैखिक बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है, आपके पास द्विघाती होता है और त्रिघाती होता है। पदों के हिसाब से
एक पदी, द्विपदी। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारे बची थी वो है बहुपद की घात। बहुपद की घात ये हमारे टॉपिक रह रहा था, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो चर की अधिकतम घात जो होगी, चर की अधिकतम चर की अधिकतम घात, उसको क्या बोलेंगे आप? चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। उसी को क्या बोलेंगे आप? बहुपद की घात। बहुपद की घात फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 16 बराबर है 0, ये है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी आपके पास? बहुपद की घात कितनी होगी यहाँ पे आपके पास? 3 हो गई। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बार बार वीडियो रिवाइज करें, बार बार देखें, कंसेप्ट को सीखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।